चलिए अब हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में समझौता और अनुबंध। ठीक है, समझौता और अनुबंध, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2H के अनुसार, कौन सी धारा है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन धारा एक ही होता है भैया, सेक्शन 2H के अनुसार एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका अर्थ है कि एक समझौता जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है उसे अनुबंध कहा जाता है। इसके अलावा अनुबंध तब अमान्य हो जाता है जब वह कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं रहता। ठीक है, सभी समझौते कानून द्वारा लागू नहीं होते और इसलिए सभी समझौते अनुबंध नहीं होते। कुछ समझौते कानून द्वारा लागू हो सकते हैं और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए एक रेडियो सेट बेचने का समझौता एक अनुबंध हो सकता है, लेकिन फिल्म देखने का समझौता एक साधारण समझौता है जो कानून द्वारा लागू नहीं होता। इस प्रकार सभी समझौते अनुबंध नहीं होते। केवल वे समझौते जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 में उल्लेखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अनुबंध बनते हैं। हालांकि सभी अनुबंध समझौते होते हैं। अच्छा जी, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन इट ceases to be enforceable by law. All agreements are not enforceable by law and therefore all agreements are not contracts. Some agreements may be enforceable by law and others not. For example, an agreement to sell a radio set may be a contract, but an agreement to go to see a movie may be mere agreement not enforceable by law. Thus, all agreements are not contracts. Only those agreements which satisfy the essential mentioned in section 10 of the Indian Contract Act 1872 become contracts. However, all contracts are agreements. ठीक है, फिर हम बात करते हैं भैया एग्रीमेंट, समझौता। तो सेक्शन 2E इसका याद रखना के अनुसार हम एग्रीमेंट से 2E याद रखना, ई से एलिफेंट और एग्रीमेंट एलिफेंट, ई से एलिफेंट। अच्छा, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। प्रत्येक वादा और प्रत्येक वादों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल बनता है एक समझौता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे, एक समझौते में दोनों पक्षों से वादा होता है। उदाहरण के लिए ए वादा करता है कि वह अपनी घड़ी बी को देगा और इसके बदले बी वादा करता है कि वह ए को 2000 रुपये देगा। इस तरह ए और बी के बीच एक समझौता होता है। In an agreement there is a promise from both sides. For example, A promised to deliver his watch to B and in return B promises to pay a sum of rupees 2000 to A. There is said to be an agreement between A and B. ठीक है, एक वादा एक प्रस्ताव ऑफर का परिणाम होता है। एक वादा एक प्रस्ताव का परिणाम होता है, मतलब ऑफर का परिणाम होता है जिसे एक पक्ष द्वारा बनाया जाता है और दूसरे द्वारा स्वीकृत, मतलब एक्सेप्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब ए अपनी घड़ी बी को 2000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव, मतलब प्रपोजल करता है और बी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ए और बी के बीच एक वादा बनता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2B प्रॉमिस को इस प्रकार परिभाषित करती है, जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया गया है उसकी सहमति देता है तो प्रस्ताव को स्वीकृति कहा जाता है। जब एक स्वीकार प्रस्ताव एक वादा बन जाता है। अच्छा जी, क्या क्या था ये, क्या 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 क्या, एक बार जरा फिर से पढ़ लूँ। एग्रीमेंट में लिखा होता कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, इन एन एग्रीमेंट देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड इन रिटर्न बी प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 2000 टू ए। देयर इज सेड टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए प्रॉमिस इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफर प्रपोजल बाय वन पर्सन। तो इसमें देखो एक और चीज़ याद रखना, इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑफर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करूंगा तो वहाँ पर प्रपोजल शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, द टर्म ऑफर्स एंड प्रपोजल मीन्स वन एंड द सेम थिंग, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ कि आ प्रॉमिस इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफर प्रपोजल बाय वन पर्सन एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर।
For example, when A makes a proposal to sell his watch to B for rupees 2000 and B accepts his proposal, there result a promise between two person. और सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट 1872 जो डिफाइन करता है प्रॉमिस को, 2B याद रखना प्रॉमिस, वो कैसे करता है कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया गया है उसकी सहमति देता है तो प्रस्ताव को स्वीकृत कहा जाता है। अच्छा, एक स्वीकृत प्रस्ताव एक वादा बन जाता है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ठीक है जी, आगे पढ़ता हूँ। इस प्रकार जब एक पक्ष से प्रस्ताव मतलब प्रपोजल होता है और दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति एक्सेप्टेंस होती है तो इससे एक वादा मतलब प्रॉमिस बनता है। यह वादा दोनों पक्षों के बीच एक समझौता एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। तो एक तरफ प्रॉमिस प्रपोजल आ रहा है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है। Thus, when there is a proposal from one side and the acceptance of that proposal by other side, it result in a promise. This promise from the two parties to one another is known as agreement. ठीक है, यहाँ ऊपर बताया गया है कि एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है वह अनुबंध है। सभी ऐसे समझौते जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते अनुबंध होते हैं। धारा 10 इस प्रकार है, सभी समझौते अनुबंध है यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों द्वारा स्वतंत्र सहमति से एक वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के साथ बनाए गए हों और जिन्हें यह स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किया गया हो। अच्छा जी, Thus, when there is a proposal from one side and the acceptance of that proposal by the other side, it result in a promise. This promise from the two parties to one another is known as an agreement. It has been noted above that an agreement enforceable by law is a contract. All such agreements will satisfy the condition mentioned in section 10 of the Act 1872 आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। सभी समझौते अनुबंध है यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों द्वारा स्वतंत्र सहमति से एक वैध प्रतिफल और एक वैध उद्देश्य के साथ बनाए गए हों और जिन्हें यह स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं वैध अनुबंध के लिए आवश्यकताएं। The essentials needed for a valid contract therefore are as under, लिखते हैं 1 2 3 4 5 है भैया। पहला है दो पक्षों के बीच एक समझौता एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक समझौता एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव बोलते हैं प्रपोजल या ऑफर का परिणाम है और दूसरे द्वारा उसकी स्वीकृति। मतलब an agreement between the two parties. An agreement is the result of a proposal or an offer by one party followed by its acceptance by the other. दूसरा, समझौता उन पक्षों पार्टीज के बीच होना चाहिए जो अनुबंध करने के लिए सक्षम हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, समझौता एक वैध प्रतिफल लॉफुल कंसिडरेशन और वैध उद्देश्य लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझौते में लिखा हुआ है वो कि समझौते में एक वैध प्रतिफल मतलब लॉफुल कंसिडरेशन और वैध उद्देश्य लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा, देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। चौथा है जब वे समझौते में प्रवेश करते हैं तो पक्षों की स्वतंत्र सहमति मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज व्हेन दे एंटर इनटू द एग्रीमेंट। और पांचवा है कि समझौता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे स्पष्ट रूप से अमान्य घोषित किया गया हो, मतलब एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच हैज बीन एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट उसमें जो हम बात करेंगे वो कानूनी दृष्टिकोण से समझौते के विभिन्न प्रकार को हम देखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लीगैलिटी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, जो हम नेक्स्ट उसमें हम देखते मतलब ये नहीं नेक्स्ट उसमें क्या
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगैलिटी के उसमें अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, बस ये समझ लो। कानूनी दृष्टिकोण से समझौते के विभिन्न प्रकार